नमस्कार। और सबसे पहले तो आज मैं थोड़ा सा असहज हूँ और मुझे इसलिए असहजता महसूस हो रही है कि कोविड के समय सब दुख में हैं, संकट में हैं, अपने परिवार के लिए चिंतित हैं और मुझे बड़े असहज वातावरण में ये प्रेस वार्ता करना पड़ रहा है। और मेरी भी चिंता कोविड की उतनी है जितना देश के सभी लोगों को है। तो मैं क्षमा मांगना चाहूँगा कि कोविड की अवधि में इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मैंने पहल किया है। अब मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया, किसी एक सज्जन के बारे में जो राजनीति में हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है। मैं अगले 30 मिनट आपसे आग्रह करूँगा कि सिर्फ 30 मिनट आप मेरे साथ रहें। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठा हूँ। मैं यहाँ छपरा के सांसद के रूप में आपके बीच में आया हूँ और छपरा की जनता की तरफ से आया हूँ। और ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये प्रेस सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये मेरा व्यक्तिगत सांसद के रूप में ये प्रेस सम्मेलन है। मैं इसे टालना भी चाहता था, छोड़ना भी चाहता था, लेकिन लोगों ने कहा कि आप तो पिछले 25 वर्षों से दूसरे का पक्ष रखते हैं, ये अपराध होगा, गलत होगा कि अगर आप अपना पक्ष ना रखें। मित्रों की सलाह पर मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और मैं आपका बहुमूल्य 30 मिनट लूँगा। मेरे बारे में लोग भूल जाते हैं और ख़ास करके जो प्रेस सम्मेलन करते हैं उनको पता नहीं होता है कि मेरा राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। तो मैं मूलतः एक पॉलिटिकल आदमी हूँ। पंजाब विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति से प्रारंभ होकर के बिहार लौट करके 1990 में विधायक बना, 96 में लोकसभा में आया और तब मैं भारतीय जनता पार्टी में था। उसके पहले मेरी पृष्ठभूमि चंद्रशेखर जी के साथ रही। मैं छात्र जनता का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, पंजाब विश्वविद्यालय का महामंत्री, अपने कॉलेज का अध्यक्ष। वहाँ से चल के लगभग 4 बार मैं लोकसभा में जीत के आया हूँ और पार्टी ने मुझे 2 बार राज्यसभा में काम करने का मौका दिया। तो मोटे तौर से मैं राजनीतिक जीवन में मेरे 30 वर्ष पूरे हो गए हैं और मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे छोटे आदमी को भी राजनीति में इतने लंबे अरसे तक काम करने का मौका मिला। मैं आभार व्यक्त करता हूं उन सभी लोगों का जिन लोगों ने मेरा आज तक साथ दिया और इसलिए मैंने आवश्यक समझा कि अपने बारे में इस उम्र में आकर के सफाई देना पड़े। लेकिन आज की परिस्थितियों का हालात ऐसे हैं कि कई बार कहीं वो विषय आपके लिए जीवन भर का टेम्पलेट ना बन जाए। तो मैं आज उस राजनीति से जो राजनीतिक ताकत दिखा करके लोगों को असहाय करते हैं, मैं उनकी आवाज़ के रूप में आया हूं, जिसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है, कोई बोल नहीं सकता है। और उसका कारण मैं बताऊंगा। चाहे वो कोविड के दौरान काम करने वाले डॉक्टर हों, सरकारी कर्मचारी हों, बिहार के अधिकारी हों, वरिष्ठ अधिकारी हों, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हों, पैरामेडिक्स हों, दवा के दुकानदार हों और बहुत सारे लोग जो व्यवसायी हों, जो डर से नहीं बोल सकते हैं, मैं उनकी आवाज़ बन के, वैसे पुलिस के अधिकारी, वैसे लोग जो दमन के शिकार हुए हैं पिछले 30 वर्षों में, उनका वकालत लेके आया हूँ। और मैं ऐसे ही कोई बात नहीं रख रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़ा नहीं है। राजनीतिक जीवन में मैंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। लेकिन जो सच है, और बिहार के मुख्यमंत्री एक बार हमेशा ये कहते हैं कि कानून का राज्य होना चाहिए। हमारा भी ऐसा मानना है कि कानून का राज्य होना चाहिए और इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं कि सचमुच अगर संविधान पर भरोसा है और हम सब पर भरोसा है तो हम सब लोगों को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि, लेकिन फिर भी संदर्भ आया था और जिस दौरान ये चर्चा हुआ उस समय एक प्रकार का उत्तेजना था। असत्य के बीच में बहुत सारे तथ्य ऐसे रखे गए जो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था और भावनाओं में बह करके कुछ ओपिनियन बनाया गया। इसलिए मैंने 8 दिन का समय दे दिया और मैंने कहा कि 8 दिन के बाद मैं तथ्य रखूंगा ताकि आप भी शांति से मेरी बात सुन सकें। जो सही हो, मैं अगर गलत हूं तो गलत ही होऊंगा। गलतियां तो सबसे होती है, लेकिन वैसी गलती जो आपराधिक रूप से हो, मैं नहीं समझता हूं कि मैं करने का कभी मैं उसकी ताकत रखता हूं या मैं उसकी उस तरह से हूं। बहुत सारे ऐसे तथ्य प्रकाश पे आए हैं जिसका मैं आपके सामने लाना चाहूँगा और मैं नहीं जानता हूं कि बिहार की सरकार ने या देश की सरकार ने किसी पूर्व सांसद को कैसे ये अधिकार दिया
कि वो बिहार के कॉन्शियंस कीपर हो जाएं और इंस्पेक्टर हो जाएं, डीजी हो जाएं, क्या हो जाएं नहीं जान जाएं, जगह जगह अस्पतालों में जा कर के सिर्फ बुराइयां ढूंढना। कमियां हो सकती हैं, देश भर में बहुत सारी स्थिति हैं, सब राज्य सरकारें लगी हुई हैं अपनी अपनी ताकत से, सब लोग लगे हैं। अगर कोई ये दावा करता है कि मैं ही लगा हूं तो ये अनुचित है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। ऐसा क्यों है कि सिर्फ राजनेता ही दिख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, बाकी सब लोग चुप हैं। जो पत्रकार, बिहार ने तो जर्नलिस्ट को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दिया, जो पत्रकार इस समय हमें आके बाहर के वीसी पर देख रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देश की सरकार, भारत की सरकार, राज्य की सरकार, सभी लोग लगे हैं। ये आपातकाल की स्थिति है, स्वास्थ्य का आपातकाल है, हम सब लगे हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं लोग भूल चुके हैं। अपराधी अगर किसी मंदिर में बैठ जाए तो संत नहीं हो जाता, और यहां मैं उसी विषय को दोहराना चाहूंगा और मैं आपको शुरू करूंगा। हम और आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में एफिडेविट देते हैं और वो सबसे सही माना जाता है। तो मैं ये एफिडेविट के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे मित्र का एक एफिडेविट था और ये एफिडेविट की प्रति है और उनके पृष्ठ हैं। ये पृष्ठ हैं 32 आपराधिक मुकदमे का जो उन्होंने स्वयं स्वीकारा है, लेकिन ये कॉन्शियंस कीपर हैं बिहार और देश के, इसके बारे में कोई नहीं पूछता है। और ऐसा ही अगर आप देखेंगे तो पन्ना खत्म हो गया है अपने बारे में हस्ताक्षर करके कि मैं कितने अपराधों से जुड़ा हूं। मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूं, मुझे भी खंगाल लीजिए, और मैं भी 30 साल से राजनीति में हूं। और मैं सिर्फ एक पन्ना दिखाना चाहूंगा मेरे एफिडेविट में, अभी तक खाली है। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि अपने राजनीतिक जीवन में मुझे अपराध और अपराधी की श्रृंखला में न जाना पड़े। ईश्वर मुझे ताकत दे कि ऐसे ताकतों के खिलाफ मैं लड़ता रहूं। मैं जानता हूं कि अपराधी के खिलाफ तो कार्रवाई करना आसान होता है, लेकिन राजनीतिक अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना संभव नहीं होता है, क्योंकि उसके पास उसी ताकत का, राजनीतिक ताकत का संरक्षण मिलता है। और उस राजनीतिक संरक्षण के सामने हम सब भी झुक जाते हैं, शासन भी कई बार झुक जाता है और दबदबे के साथ ताकत दिखा करके शासन के लोगों को भी झुकाने का प्रयास करता है ताकि आपराधिक पृष्ठभूमि समाप्त हो जाए। ये अपराध सामान्य नहीं है साहब। मैं नहीं बोलना चाहता था, मेरा कोई लेना देना नहीं। वो मधेपुरा की राजनीति करते हैं, मैं सारण का राजनीति करता हूं। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सारण कमिश्नरी के लोगों को और उत्तर बिहार के लोगों को। हम अपराध की दुनिया से अलग हैं, शांति में हैं, हम ना कोई दंगा चाहते हैं। और हमारे हर समाज के लोग सारण जिला में सुख शांति से रहते हैं, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, कोई भी विधायक हो, आरजेडी का हो, कम्युनिस्ट का हो, कहीं का हो। हम सब चुनाव तक लड़ते हैं और चुनाव के बाद जाकर के हम सब लोग साथ मिलकर विकास का काम करते हैं। और आज तक मेरे पॉलिटिकल लाइफ में मुझे, आप सबको पता है कि मैं सारण का सांसद रहा हूँ, छपरा का सांसद रहा हूँ। मेरी लड़ाई बहुत ताकतवर लोगों से हुई है, लेकिन एक सीमा के नीचे मेरे जिला में कोई नहीं गया। और मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं इतना जरूर कबूल करूंगा कि एक आपराधिक रूप से कभी किसी ने पॉलिटिक्स नहीं किया मेरे जिला में, और मैं उन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जो सीमा। तो ये चलिए आप इनका एक पृष्ठभूमि देखिए, और ये पत्रकारों के लिए है। जब आप ऐसे व्यक्तियों का 70 धाराएं हैं 31 केसेस में, और ये डकैती का है, राइटिंग का है, आर्म्स का है, थेफ्ट का है, कॉन्स्पिरेसी का है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का है, एब्डक्शन का है, ब्राइबरी का है, पब्लिक ऑर्डर। शायद सीआरपीसी और आईपीसी का कोई धारा बचा नहीं है जो हमारे मित्र के नाम पर नहीं है, लेकिन सब लोग भूल गए हैं। और पिछले 30 साल में ये सभी कई केसेस चार्जशीट हो चुके हैं, कई के कॉग्निजेंस हो चुके हैं, कई पर अब भगवान जाने कैसे कोई। और मैंने खंगाल डाला पूरी दुनिया के राजनेताओं के इतिहास को, पूरी दुनिया में। और मैं न गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, न लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, कोई भी दुनिया का ऐसा पॉलिटिशियन नहीं होगा जिसकी ये आपराधिक भूमि हो, आपराधिक बैकग्राउंड। मुझे बहुत खराब लगता है, उनके ही परिवार हैं, बच्चे हैं मुझे, लेकिन मैंने उनको बुलाया नहीं था अपने यहाँ। मैंने उनको नहीं कहा था कि मेरे यहाँ आकर के कीजिए। मैंने कोई गलती नहीं की थी उस विषय पर भी। और मैं एपोलॉजेटिक नहीं हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैंने
तो इतना आपराधिक मामला, कोई भी धारा नहीं बचा है अगर ध्यान से देखेंगे, और वो सब छिपा हुआ है, कोई जानता नहीं है। केसों का धारा अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, कोई धारा ऐसा नहीं बचा है। नया सीआरपीसी और नया आईपीसी लिखना पड़ेगा किसी व्यक्ति के पृष्ठभूमि को बताने के लिए कि आखिर ये व्यक्ति है कौन और क्यों छिपा हुआ है इस प्रकार से, और क्यों छिपा रखा है लोगों ने, और क्यों इसकी चर्चा नहीं करते हैं। मैं अगर अपराध करूं तो रात्र भर हम लोग सो नहीं पाते हैं, और इस प्रकार का, और इसमें कितने लोगों का दमन हुआ, कितना, मैं ये नहीं जाऊंगा, इसको मैं भी छोड़ देता हूं, क्योंकि इसके बाद के अगर तथ्य मैं आपके पास लाऊं तो आप दंग हो जाएंगे। आगे का इंतजार कीजिए, हम सब लेके आएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी राजनीतिक अपराधी से लड़ना कितना कठिन होता है। आपके ऊपर भी हो सकता है, आपके परिवार के ऊपर भी खतरा हो सकता है, मित्रों पर हो सकता है, पत्रकारों पर हो सकता है। लेकिन एक और बात है जो छिपाया गया है। 2014 में आप लोकसभा का चुनाव लड़े, जीत गए, लेकिन उस समय आपने 19 केसेस छिपा के रखे थे। 17, 18, 19, 25 अनुसंधान का क्रम जारी है, और आपने एफिडेविट में गलत दिया था। उस समय अगर आपके इस खिलाफ कोई न्यायालय में जाता तो शायद, लेकिन ये जांच का विषय है, इस पर मैं टिप्पणी, लेकिन आपने सत्यों को छिपाया था। तो मोटे तौर से आपके ऊपर अभी तक मधेपुरा में 6, पूर्णिया में 11, पटना में 29, जो स्पेशल कोर्ट में जो केसेस भेजे गए हैं 29, दरभंगा में 1, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में 1, सहरसा में 2। पता नहीं, सरकार उस समय तो सबकी सरकार थी। आज की सरकार नीतीश कुमार जी की सरकार नहीं थी, सुशील मोदी जी नहीं थे, तारकिशोर प्रसाद नहीं थे, सबकी सरकार थी। और ये 1990 के बाद से, और मैं बताना चाहूँगा कि जब आप सांसद बने, मैं भी उसी वर्ष उस विधानसभा में जीत के आया था 27 साल की उम्र में। मैंने कभी आपसे किसी प्रकार का व्यवहार नहीं किया। आप राजनीति कर रहे थे, करे, सरकार का काम है देखना, लेकिन आपने आके एक ऐसा आरोप लगाया जो मेरे मन को झंझोड़ दिया। मेरे मन को नहीं झंझोड़ा, मेरे पूरे पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में एक आपने ऐसा शब्द डाल दिया जो शायद मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकता था। मजबूरी में ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि तथ्य, और ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, राजीव प्रताप रूडी का, और ताकि ये रिकॉर्ड पर रहे, कभी भी इस लिंक को उठा के कोई देख सकता है। मैं इसके बाद जानना चाहूँगा, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप मोरल कीपर हैं, कॉन्शियंस कीपर हैं, तो एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। इसके बाद जो है B9 तक तो दिखा दिया। आप गालियाँ निकालते हैं, आप किसको छोड़ते हैं? सब खराब है। ये पूरा डॉक्यूमेंटेड है, किसी को आपने नहीं छोड़ा है, सरकार में, सरकार के बाहर में। मैं नहीं बोलना चाहूँगा किसका, ये पूरा पृष्ठ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री सड़क पर ला देंगे, दिखा देंगे। डॉक्टरों के बारे में कोई ऐसा आदमी नहीं बचा है धरती का जिसको आपने अपमानित नहीं किया है, रंजिश नहीं किया। और आप संत हैं और बाकी सब अपराधी हैं, पूरे भारतवर्ष के नेता अपराधी हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री अपराधी हैं, गृह मंत्री के बारे में आपने बोला और कहा कि इसे जेल भेज देना चाहिए, अपराध करना चाहिए, इसका हम अंतिम संस्कार करेंगे। आपने ऐसी सी बातें कही, किसी ने प्रतिकार नहीं किया, हमने भी नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं तो किसी को जवाब देना था कि आपका ये नहीं चलेगा। ये पूरा डॉक्यूमेंट है, आप उनके फेसबुक पर जाके देखिए कि देखिए, आपको अच्छा लगता होगा। लेकिन जिन लोगों ने इनको एक चित्रण किया उनके बारे में बता चाहूँ। अब इसके बाद मैं एक छोटा सा विजुअल देना चाहूँगा जो इनके बारे में मैंने नहीं कहा। डेनमार्क में किसी ने जाने के बाद, ये गलत हो सकता है लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि अर्नब गोस्वामी इतना बड़ा गलती क्यों करेंगे। आप देख ले, इसको 30 सेकंड का है, सिर्फ याद कराने के लिए कि ऐसे भी लोग हमारे राजनीतिक जीवन में हमारे सलाहकार हैं और हमें कॉन्शियस कीपर, हमें गाइड करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, राज्य शासन को, मुख्यमंत्री को। ये आप सुन लीजिए, 10 सेकंड का है। उसके बाद In a member of parliament, in the back seat of an MP's car, surrounded by Indian security men. Name the member of parliament. Right. When I arrived at Delhi airport, I was received in the MP's personal car and put in the back seat and driven to his official residence within the sight of the president's residential dome, and at his home, at Papu Yadav's home, and arranged for the transport by train that evening
from Delhi to a very small train station that I couldn't see because I was packed in blankets. Another diplomatic, or what should I say, official car was waiting, plus 2 other cars with AK-47 guards, who then drove me directly from the platform of the station over the border into Nepal and dropped me at the bus depot on the Nepali side, from where I escaped back to Denmark. बट ये पुरलिया किम डेवी हैं जो अभी डेनमार्क में हैं, सही है, सीबीआई जांच अभी तक कर रही है। पुरलिया, क्षमा कीजिए मैं क्यों लाता, मेरा क्या लेना देना है, सरकार देखेगी। लेकिन अगर आप एक सीमा से पार करके लोकतंत्र को अपने हाथ में ले तो ये है। अजीत सरकार हमारे साथ विधायक थे और उस केस में अजीत सरकार की हत्या हुई, लोग भूल गए हैं। अजीत सरकार उस समय विधायक थे और सुप्रीम कोर्ट में आप वर्षों तक आप जेल में रहे, आपको कोर्ट ने कन्विक्ट किया और पटना हाई कोर्ट से आपकी रिहाई हुई। लेकिन सच्चाई ये है कि रिहाई के बाद भी आज आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने पिटीशन किया। आप 5 साल तक सांसद रहे, आपने इसको, मैं नहीं कहूँगा, सुप्रीम कोर्ट जानता है। और सुप्रीम कोर्ट और देश का कोर्ट सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। अगर आप इन सब चीज़ों को छिपाने के लिए करें, मेरा कोई लेना देना, आप बरी हो जाएं, आप दोषमुक्त कहलाएं। लेकिन अजीत सरकार की हत्या के बाद उस विधानसभा में हम लोग भी बैठे थे, हम जानते हैं, कम्युनिस्ट के नेता थे। आज कम्युनिस्ट के लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, अजीत सरकार की बात को भूल करके। क्षमा कीजिए, मुझे दुख होता है, वो हमसे बहुत वरिष्ठ थे और मैं तो 27 साल का था। लेकिन इसे भूलना, अगर आप चाहते हैं कि ये गलत है तो आप भूल जाएं। अब छोड़िए इनकी बात, मैंने सिर्फ ये अभी फ्लैग किया है। तथ्यों का जाल इतना लंबा चौड़ा है और ये उन लोगों को बताने के लिए जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप हिम्मत मत हारिए। अब राजीव प्रताप रूडी व्यक्तिगत तौर से आपके साथ खड़ा है। 8 साल से बयान ना कराना, केस को दबा के रखना, ट्रायल को रोक के रखना, ट्रायल नहीं, स्पीडी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ट्रायल्स ना होना। और आपने कहा कि मैंने जेल भेज दिया। मैं क्यों जेल भेजने जाऊंगा, मैं कौन होता हूं जेल भेजने वाला। आपके खिलाफ वारंट था, ये वारंट निकला हुआ था आपके खिलाफ मार्च के माह में, ये वारंट था। मार्च में तो घटना नहीं घटी, मैं तो आपका कुछ नहीं हूं। अगर मार्च के महीना में ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ये अगर नीचे ये देखिए 22 मार्च 2021 का है, ये एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मधेपुरा। मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे मित्र नहीं है। कोर्ट का संज्ञान लिया, गलती से ये लगता है निकल गया है, क्योंकि इस तरह की केसेस 20-20 साल से आपने दबा के रखा है। मुझे विश्वास है कि न्यायालय अपना कार्य करेगा और बहादुरी के साथ सरकार ऐसे तथ्यों को प्रकाश में लाएगी और उनका न्याय जो वर्षों से नहीं मिला है उनको मिलना चाहिए। मैं बहुत भारी और दुखी मन से इन विषयों को रख रहा हूँ। मेरा ये काम नहीं है, मैं कोई विसिल ब्लोअर नहीं हूँ, मैं कोई रॉबिन हुड नहीं हूँ, मैंने राजनीति कभी इस प्रकार से नहीं किया है। और मेरा आपके प्रति संवेदना भी है, क्योंकि आप बीमार हैं। मुझे दुख है इन सब बातों को रख के, क्योंकि दिन प्रतिदिन सोशल मीडिया पर मुझे जिस प्रकार से आप ट्रोल कर रहे थे तथ्यों के अभाव में, अब मैं अपने जीवन के प्रयासों के बारे में कहूँगा। मैं कोई सरकारी कर्मचारी नहीं हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ और जो विषय आया है उसके बारे में बता करके मैं अपनी प्रेस वार्ता समाप्त करूँगा। और मैं कोई महिंद्रा का डीलर नहीं हूँ, मेरे पास कोई शोरूम नहीं है, मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है, मैं एम्बुलेंस का एजेंसी नहीं चलाता हूँ। मैं वर्षों से, जब मैं हारता हूँ जीतता हूँ, मैं कुछ काम लेके अपने क्षेत्र में चलता हूँ, एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि जहाँ सरकार नहीं कामयाब होती है मैं सरकार के एक्टिविटी को सप्लीमेंट करता हूँ। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत में अगर सबसे बड़ा संगठित और व्यवस्थित एम्बुलेंस नेटवर्क अगर कहिए है तो राजीव प्रताप रूडी ने उसे संचालित किया है। कमियां हो सकती हैं, थोड़े कम हो सकता है, कम मरीज पहुंच सकते हैं, लेकिन 24 घंटे का ये काम जारी होता है। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा और इसके बाद स्वयं आप तय कर लीजिएगा कि मैं कितना बड़ा गलत काम करता था। पहले तो कहा गया कि ये एम्बुलेंस मेरे घर में लगा है। मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि पटना जाने के बाद ये मेरा घर है। वैसे इस घर को नक्सलियों ने उड़ाने का कोशिश किया, ये पुराना घर है, 100 साल पुराना, और मैं यही रहता हूँ। पीछे भी एक घर है, आगे भी है, और ये मेरा घर है और मैं यहीं रहता हूँ। जब मैं गांव में जाता हूँ, मैं अपने संसदीय क्षेत्र में ही रहता हूँ, ये मेरा घर है। तो ये बहुत पुराना घर है और यहाँ कहीं एम्बुलेंस नहीं है। उन्होंने बार बार कहा कि उनके घर में एम्बुलेंस चुरा के छुपा के रखा गया था। अब आप आइए जहाँ एम्बुलेंस खड़े थे, उस तस्वीर को देखिए
और ये है एक बहुत ही आधुनिक सामुदायिक केंद्र जिस पर भी आरोप लगाए गए और ये कहा गया। अब आप देखिए सामुदायिक केंद्र को, जहां कुछ संचालन के दृष्टिकोण से यहाँ पर बहुत प्रकार का ट्रेनिंग होता है, बहुत प्रकार का काम होता है लोगों के बीच में, और मुझे लगता है कि एक सबसे अच्छा कम्युनिटी सेंटर जहाँ हर प्रकार का काम चलता है, आयुष्मान के कार्ड बनते हैं, लोगों गरीबों को मदद होता है और आगे भी कई योजनाएं हैं, ये है। और इस स्थान को उसने, और इसमें दीवार भी नहीं है, कहीं चहरदीवारी भी नहीं है। एम्बुलेंस को अगर छिपा के रखना है तो चहरदीवारी में बंद करके रखना होता है, यहाँ कहीं भी चहरदीवारी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, आप सीधे जा सकते हैं। तो कोई भी आदमी किसी के हाथे में प्रांगण में घुस जाए। अब हम लोग आगे चलते हैं कि ये था ये समुदाय केंद्र। जो जानते हैं सारण को जानते हैं मैं किस प्रकार से। ये जमीन के बारे में कहा गया, ये जमीन जहां सामुदायिक भवन में 9 करोड़ रुपया, भगवान जाने कहां से 9 करोड़ का फिगर आ गया इनके पास। करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं ये तो सरकार के नाम से पंजीकृत जमीन है। और मैं ये सब सरकार के नाम से, राज्यपाल के बार बार कहा, मेरे परिवार के लोगों का, ये सब देख सकते हैं, ये सब सरकार के नाम से पंजीकृत जमीन है। ये पूरा का पूरा एफिडेविट जमीन सरकार के नाम से निबंधित है और एक एक पैसा सरकार का है, संपत्ति सरकार की है। कहा मेरी निजी संपत्ति है। चलिए, पॉलिटिक्स में इस प्रकार के आरोप लगते हैं, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सच बोलना चाहिए। और किसी विषय को जलाने के लिए, किसी को भड़काने के लिए आपने कहा एम्बुलेंस छिपा के रखा था, मैंने कुछ नहीं छिपा के रखा था। और ये भी बताना चाहूँगा कि जो 2019 में, मैं ये एम्बुलेंस का काम कोई कोविड में नहीं कर रहा हूँ, मैं एम्बुलेंस का काम पिछले 10 वर्षों से कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, उसमें सुधार कर रहा हूँ। और ये एक व्यवस्था के तहत है। ये डिस्ट्रिक्ट में जितने 40 के आसपास जो ये समिति बनी हुई है, इसके अध्यक्ष डीडीसी है, ये उसका है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। देखिए, ये इस पर पंचायत के मुखिया को दिया जाता है। और ये देखिए डिस्ट्रिक्ट एम्बुलेंस दास है, जिसमें उप आयुक्त अध्यक्ष होते हैं, सिविल सर्जन उसके सचिव होते हैं, जिला योजना पदाधिकारी, जिला लेखा पदाधिकारी, जिला पंचायती राज जिला, और सांसद का एक चयनित संचालन समन्वय संस्था, ये मुखिया द्वारा स्वीकार किया जाता है। और पंचायत स्तर पर भी एक कमेटी होता है, ये पंचायत स्तर पर का कमेटी है। ये देखिए, इसमें एक पंचायत स्तर की कमेटी है, वो शायद पन्ना दिख नहीं रहा है, मैंने निकाल दिया। और वहाँ से ये संचालित होता है, ये पूर्णतः सरकारी। मैंने अपने ऊपर ले लिया कि मैं चलाता हूँ, मैं समन्वय करता हूँ ताकि अच्छी तरह से चले, उसकी जिम्मेवारी लेता हूँ। 4 लाख रुपए में तो एक नाली बनता है गाँव का, पता नहीं कई बार बनता है नहीं बनता है। 4 लाख रुपए का एम्बुलेंस मेरा ये कमिटमेंट है। और मैं कहता हूँ 4 लाख रुपए से अगर किसी एक व्यक्ति का एक कार्यकाल में एक एम्बुलेंस से अगर जान बच गया, तो मैं समझता हूँ कि वो 4 लाख रुपया सरकारी पैसे का सदुपयोग हुआ। और इसको मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि मुझे अपने इस कार्य पर गर्व है कि मैं गरीबों तक काम करता हूँ ईमानदारी से, और ये मेरा पैशन है, मैं करता रहता हूँ, चाहे इसका कोई भी इसको हटाने का कोशिश करे। आपने ये कह दिया कि हमारे ये कैसे मुखिया लोग चलाते हैं। पंचायती राज संवैधानिक अधिकार के तहत पंचायतों में मुखिया का सबसे बड़ा भूमिका है। हमारे यहाँ 225 के आसपास पंचायत। मैंने अभी ये देखिए मुखिया लोगों को जब दिया गया था, और ये मैं वीडियो आपको चला के दिखाना चाहूँगा, तो ये पंचायतों में बांटा गया था। समाज में भी एक इनका अच्छा स्थान है। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि सतेंद्र जी को आज हम सांसद कोष से अपने पंचायत के लोगों का और जिला के लोगों की सेवा करने के लिए, मुखिया जी आपको ये एम्बुलेंस की चाबी मैं इनको दे रहा हूँ। हमारे साथ महेश राय जी हैं, जो नाथा छपरा के मुखिया हैं, ये समाज सेवा में लगे रहते हैं। और इनको भी ये 22 नंबर गाड़ी उनके जिम्मे सौंपा जा रहा है। जो फकुली पंचायत के मुखिया हैं, नौजवान हैं, मेहनत करते हैं, समाज का सेवा करते हैं। और ये आपको एम्बुलेंस का चाबी देता हूँ, पंचायत और इस जिला के लोगों की सेवा में लगाएं। रंजू जी हमारे साथ हैं, रंजू कुमारी जी, उनके पति धर्मेंद्र जी भी हैं, और उनके पंचायत सेवा के अशोक यादव जी भी। और सबकी सम्मिलित जिम्मेदारी है उस समिति की, इस एम्बुलेंस का उपयोग करेंगे। और मुझे विश्वास है कि डुमरी पंचायत में जब ये चलेगा तो सिर्फ आप वहीं के, ठीक है, ये मैं ऐसे आपको सैकड़ों दिखा सकता हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये एक दृश्य था। अब आपने हमारे मुखिया समाज को अपशब्द के मुखिया
बेईमान है, पैसे कहाँ रखता है, क्या करता है। अरे छोड़ दीजिए, वो लगा है कोविड में, हिसाब दे देगा, कल पैसे दे देगा। आपने मेरे जिला के पार्षदों को, मुखिया को, सरपंच को, वार्ड को, पूर्व वार्ड को आपने कैसे उसका अपमान किया। ये जनप्रतिनिधि है, जैसे मैं सांसद हूँ वो भी अपने जनप्रतिनिधि हैं, वो भी काम करते हैं, चाहे जितना करते हो, जैसे करते हो, अपनी ताकत से करते हैं। और मुझे गर्व है सारण जिला के सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी सांसदों का, सभी विधायकों का, सभी वैसे लोगों का जो इस प्रकार के काम करते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और पंचायती राज का अगर स्वरूप सचमुच देखना है तो सारण की धरती पर आके देखिए कि पंचायत में किस प्रकार से एम्बुलेंस का संचालन मुखिया कर रहा है। अब आप कहेंगे कि आपकी क्या भूमिका है। मेरी भूमिका है, जिसके कारण ये आरोप मैंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि ये मेरा पैशन है, मैं इसको संगठित कर रहा हूं पंचायतों से। और एक अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कहा गया कि मुझसे निकल गया उस दिन, मुझे लोग कहते थे कि हम ड्राइवर नहीं है, मैंने कह दिया ड्राइवर है, ड्राइवर नहीं है, उसको बनाया ड्राइवर। 40 ड्राइवर, कोई ड्राइवर नहीं आया आज तक हमारे यहाँ, कोई लाइसेंस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। चलिए वो भी एक गिमिक था, 24 घंटे तक समाचार चला, लोगों को लगा कि ड्राइवर के अभाव में। लेकिन एक और सच था जिसके कारण नहीं हुआ, और वो सूची मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्यों एक और सच था। क्योंकि ये डीएम को मैंने चिट्ठी लिख के भेजा कि साहब एम्बुलेंस की ड्राइवर्स की कमी है, और ये घटना से बहुत पूर्व लिखा गया। और मैंने लिख के वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया था कि साहब अगर ड्राइवर मिले तो दीजिए, कोई सरकारी कर्मचारी अगर खाली है, ड्राइवर है, उसके पास ड्राइवर नहीं है, जिला में ऐसा होता है, उनको दे दीजिए। ठीक है, आपको लगता था ये मैंने फैब्रिकेट किया, कोई बात नहीं, आपको लगता होगा बचने के लिए, उसके पहले का पत्र लिखा हुआ है। लेकिन एक जिम्मेवारी होती है किसी का, मुखिया लोगों की भी जिम्मेवारी है। और अनफॉर्चुनेटली जो एम्बुलेंस उस दिन खड़े थे, ये सब उसका नंबर है, मिथिलेश कुमार सिंह छपला सदर, कृष्णा राय एक्सीडेंट होकर गाड़ी गैराज में, अनूप कुमार, जयराम गिरी, कन्हैया सिंह इत्यादि इत्यादि। आप डेट देखें, इंश्योरेंस लैप्स डेट 25/5/2021 को ये सभी गाड़ियों का, किसी का 22 में, किसी का फरवरी में। हमें सबको कह के सबका इंश्योरेंस, सबको है कि लौटा दीजिए, रूडी जी इंश्योरेंस करा के दे देंगे। हम दे देंगे, थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिटनेस गाड़ी में नहीं हो, इंश्योरेंस नहीं हो, मरीज या ड्राइवर की मौत हो जाए या कोई घटना हो जाए, कहाँ से कोई जवाब देगा। तो काम करने वाले को ही आप उंगली उठाते हैं। माननीय पूर्व सांसद जी, आपको पूछना चाहिए था मुझसे, आप मेरे मित्र हैं, आपको आना चाहिए था, फ़ोन लगाना चाहिए था, डीएम से पूछना चाहिए था। आप किसी के घर में घुस जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे, आप पटना के अस्पतालों में ज़बरदस्ती घुसते रहे, क्या करते रहे। आप कीजिए जो करना है, लेकिन कम से कम एक सांसद, पूर्व सांसद दूसरे सांसद के घर में ज़बरदस्ती नहीं घुसता है, ये हमारी मर्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपको लगा कि एक बड़ा ख्याति मिलेगा तो आपने। अब मैं आपको वो चीज़ दिखाना चाहता हूं, जो एक सूची जिसमें कितना ये एम्बुलेंस चले हैं, ये जरूर देख लीजिए, क्योंकि पत्रकारों को लगता है कि ये सब खड़े थे। तो ये एक एम्बुलेंस 62,000 किलोमीटर चला है, 58,000 किलोमीटर चला है, 50,000, 36,000, ये सभी एम्बुलेंस कितने किलोमीटर चले हैं। कोई स्टैंड पर ले जाकर के सवारी ढोने के लिए एम्बुलेंस नहीं होते कि स्टैंड पर ले जाकर खड़ा करूं। और जिला में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिसने भी एम्बुलेंस मांगा 365 दिन वो एम्बुलेंस चलता रहता है। वो भी मैं दिखाऊंगा कि इसकी व्यवस्था क्या है। एम्बुलेंस के मामले में भारत में सबसे आगे हमारा एम्बुलेंस की व्यवस्था है। अब इस चीज़ के बाद यदि आप सवाल पूछना चाहें तो पूछें। मैं आपको एक डिस्प्ले जीपीएस का दिखाना चाहता हूं, जो कंट्रोल करता है 24 घंटा 365 दिन, और इसके लिए कोई सरकार हमें पैसा नहीं देती है। ये मैं अपने शौक से इन सभी एम्बुलेंस को पंचायतों को फैसिलिटेट करने के लिए करता हूं। और आप 3 मिनट का समय दें, ये पूरी कहानी यहीं समाप्त हो जाएगी। और ये मेरा एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये, अब मैं कंट्रोल रूम को कहूंगा कि आप जरा विवरण दें, आज अगर चलने वाली गाड़ियों का, आज की तारीख में ये गाड़ियां सारण जिला में कहां हैं, कैसे हैं, कहां गाड़ियां चली, कितनी चली, और ये पूरे साल 2 साल का रिकॉर्ड हमारे पास जीपीएस में है। और ये सब लाल हैं जो वो गाड़ियां हैं। अब आप बताइए कंट्रोल रूम, जरा बताइए सब लोगों को, देश के लोग जान जाए कि आखिर में इतने सारे एम्बुलेंस अभी दिख रहे हैं और कहां हैं, बताएं। नमस्कार, माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी जी के कंट्रोल रूम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, ये नक्शा छपरा जिले का नक्शा है, जिसके उत्तरी और पूर्वी छोर पर गंडक नदी का किनारा है, जो बगल के जिला मुजफ्फरपुर को जोड़ता है, और दक्षिणी और पश्चिमी छोर से लेकर पूर्वी छोर तक गंगा नदी का किनारा क्षेत्र है, जो राजधानी पटना को सीधा संपर्क देता है। यहाँ सभी एम्बुलेंस जो हम देख रहे हैं,
ये 3 रंग के दिख रहे हैं, एक लाल है, एक पीला है और एक हरा है। लाल रंग के वैसे सभी एम्बुलेंसेस हैं जो रेडी टू सर्विस मोड में खड़े हैं। पीले रंग के एम्बुलेंसेस वैसे हैं जो घंटे पहले 2 घंटे पहले कहीं ना कहीं से चल कर आए हैं, मरीज को सेवा देकर या तो पार्क हैं या फिर वापस लौटने की स्थिति में इंतजार कर रहे हैं, मरीज को लेकर लौटे या मरीज की तरफ से सूचना प्राप्त हो जाए कि अब सब कुछ ठीक है तो वे लौट जाए। और हरे रंग के एम्बुलेंसेस वैसे सभी एम्बुलेंसेस हैं जो अभी सेवा दे रहे हैं, अर्थात अभी चल रहे हैं, मरीज को लेकर किसी हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं। इसकी सूचना के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ से हम इन सभी का समन्वय करते हैं। हमें किसी भी प्रकार की सूचना मिलती है, हम जीपीएस लोकेशन ऑन करते हैं और सीधे सबसे नजदीकी ड्राइवर को संपर्क करके जिस व्यक्ति के द्वारा हमें संपर्क किया जाता है उसका नंबर आदान प्रदान कराते हैं, समन्वय कराते हैं। एम्बुलेंस पहुंचने के बाद फिर हम यहाँ से फोन लगाकर कंफर्म करते हैं कि क्या मरीज को एम्बुलेंस में बिठा लिया गया या नहीं, और मरीज को हॉस्पिटल में भेजते हैं। मरीज हॉस्पिटल में जाता है, मरीज के जाने के पूर्व हॉस्पिटल से भी समन्वय किया जाता है अगर मरीज की स्थिति खराब होती है तो। और हमारे पास यह भी रिपोर्ट आता है कि अगर एम्बुलेंस कभी गति से ज्यादा चल रहा है तो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे अलार्म बजता है और हम ड्राइवर को फोन करके यह पूछते हैं कि क्या ऐसी स्थिति है। जी धन्यवाद। क्यों मूवमेंट नहीं दिखा रहे? गाड़ियों का मूवमेंट अभी दिखा दीजिए, अभी कितनी गाड़ियां चल रही हैं और कितने गाड़ियों का मूवमेंट है, ये एक बार देख लीजिए। शायद आपको भी अगर चाहें तो आप अपने फ़ोन पर इन सभी गाड़ियों को देख सकते हैं। और पप्पू जी को भी इनको देख लेना चाहिए था, उस दिन कितनी गाड़ियां सड़क पर थी इससे पहले। आप देख लीजिए एक बार उसकी गति कहां से कहां चला। एक गाड़ी, कोई भी गाड़ी उठा लीजिए, आप कोई भी गाड़ी उठा लीजिए। ये गाड़ी हम देख रहे हैं, ये छपरा सदर प्रखंड के पंचायत राज फकुली के लिए ये गाड़ी दी गई है। इस गाड़ी का मूवमेंट हम देख रहे हैं। गाड़ी अभी छपरा डाक बंगला रोड पहुंच रही है। ये गांव से, फकुली गांव से किसी मरीज की सूचना प्राप्त होने के बाद मुखिया जी से और चालक से समन्वय कराकर तुरंत एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया और मरीज को लेकर एम्बुलेंस छपरा सदर हॉस्पिटल के लिए आ रहा है। जैसा कि हम इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम सब कुछ यहाँ से मॉनिटर कर पा रहे हैं। गाड़ी की गति अभी 20 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चल रही है और डाक बंगलो रोड में सदर हॉस्पिटल से गाड़ी मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पर है। एक और कोई पटना की तरफ की गाड़ी दिखाएं जो पटना गया हुआ हो, कोई और गाड़ी दिखाएं जो मूवमेंट है। ये हर एक गाड़ी है जो मूवमेंट में है, लाल है जो ऑपरेशंस हो रहे हैं। ये एम्बुलेंस हम देख रहे हैं जो अमनौर प्रखंड के कैतुका लच्छी पंचायत की गाड़ी है। वहां से सूचना प्राप्त होने के बाद हमने मुखिया और चालक से समन्वय किया। 17 मिनट में आग्रह के उपरांत वहां गाड़ी पहुंच गई और ये गाड़ी अभी कैतुका से चलकर सोनपुर होते, बेली रोड होते यहाँ पहुंच रही है पटना के लिए और अभी रनिंग मोड में है। गाड़ी अभी आई है, गाड़ी जस्ट पार्क हुई है, हॉस्पिटल में पेशेंट को पहुंचाया जा रहा है। अगर एक और कोई दिखाना है दिखा दे। उसके बाद इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर आप बैठ के अपने टेलीफोन पर आप हमारे कंट्रोल रूम से प्राप्त कर लें और कोई भी एम्बुलेंस को किसी भी समय देख लीजिए। माननीय मुखिया लोग पहुंचा रहे हैं, मैं उसको मदद करता हूं, इसलिए ये गाड़ी की गति 40 किलोमीटर है और ये भी है अगर ये 100 को पार करता है गाड़ी तो रेड अलर्ट आ जाता है और 100 किलोमीटर पार करते के साथ हम उसको तुरंत कहते हैं कि भाई गाड़ी क्यों तेज चला रहे हो। ये तो ऑटोमेशन है, जीपीएस पर है और ये छपड़ा रेवा मुजफ्फरपुर रोड पर भी गाड़ी है, साफ आ रहा है स्क्रीन पर और पिछले 6 महीने का आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। आप किसी गाड़ी को कहीं उठा ले, इसने अपनी गति कम कर ली। अब इस गाड़ी की गति 85 किलोमीटर है जो बहुत ज़्यादा है। हो सकता है किसी इमरजेंसी में लेके आ रहा हो, तो कहाँ ये गाड़ी है, किसके पास ये गाड़ी है, किस गति से चल रही है, कौन पेशेंट है, कब जाना है, कितने बजे जाना है। कभी आपको भगवान न करे कि इसकी ज़रूरत पड़े, सारण जिला में आप कभी बीमार ना पड़े। कुछ कमियां होती हैं, सब जगह नहीं कई बार पहुंचे, लेकिन वो बहुत रेयर है। लोगों से पूछना चाहिए, ना कि बाहर के नेताओं के पास इस विषय को लेकर आना चाहिए। मैं आप पूछेंगे ये कैसे होता है, आखिर ये सूचना क्या है, तो मैं आपको दृश्य दिखाता हूं एक जहां से ये संचालित होता है, जहां पर ये कंट्रोल रूम है और ये कंट्रोल रूम का आप लेके आइए और दिखाइए दृश्य। ये प्रत्येक दिन का रिपोर्ट आता है मेरे पास। ये देखिए कंट्रोल रूम है, ये कंट्रोल रूम है और इसका वीडियो देखिए। ये 24 घंटा चलता रहता है। ये मेरे आपको विश्वास नहीं होगा कि किसी सांसद ने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। मैंने कर रखा और इतना सिर्फ एम्बुलेंस के लिए नहीं है।
उसमें ई पास करके इसमें आप सारा डिटेल भरिएगा, अपना सबमिट कीजिएगा, तो 1 से 2 घंटा में आपके पास सारा डिटेल मैसेज आ जाएगा। उसमें कैसे क्या करना है, कब स्टेशन पहुंचना है, कब ट्रेन है आपका। कितने लोगों को जाना है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साहब, कार्यकर्ता यहाँ 24 घंटा बैठे रहते हैं, और ये सिर्फ एम्बुलेंस के लिए नहीं है। आप इस रिपोर्ट को देखना चाहेंगे, 15 दिन का कॉल सेंटर का रिपोर्ट, और ये डीएम एसपी सबको जाता है। सबसे पहले देखिए, ये 1/5 का है कोरोना इन्फॉर्मेशन, टोटल 1 महीने का है। उसके बाद ये 1/5 से 15/5 तक का टोटल है। कोरोना इन्फॉर्मेशन 2500, एम्बुलेंस 507, इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लेंट, ब्लॉक का कंप्लेंट, लैंड डिस्प्यूट पुलिस, और 15 दिन में मुझे 6133 कंप्लेंट। प्रत्येक दिन का भी रिपोर्ट है, प्रत्येक दिन का देखिए। जैसे ये 15/5 का है, यानी कि कल का, 2 दिन पहले का। इमरजेंसी एडमिशन 10, अदर हेल्थ कॉल, कोरोना इन्फॉर्मेशन 100, एम्बुलेंस 32, इलेक्ट्रिसिटी के बिजली भी कटता है, ब्लॉक के कंप्लेंट्स, लैंड डिस्प्यूट, पुलिस कंप्लेंट्स 2, एडमिशन केंद्रीय विद्यालय, रिक्वेस्ट टू मीट MP 21, PNR जो होता है जनरल कॉल, और 350 कॉल यहाँ प्राप्त हुए। मैं सिर्फ ये प्रयास करता हूँ, इसमें एम्बुलेंस एक है, और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रोज जाता है, SP को भी जाता है। SP साहब भी देखते हैं कि मेरे यहाँ क्राइम की क्या स्थिति है। तो ये बड़ा खराब लगता होगा लोगों को इस तरह का काम। और मैं अपराधी हूँ, मैंने एम्बुलेंस पता नहीं कहाँ से, मैंने सुना था कि भाई होर्डिंग होता है, लेकिन एम्बुलेंस का कोई काला बाजारी होता है, हमने तो नहीं सोचा। हमारे यहाँ किसी को इस बात, और मैं किसी ने पूछा कि आप दूसरे जिला में दे देते हैं। MP लाइट्स का मैं दूसरे जिला का जिम्मा नहीं ले सकता हूँ, वो तो सरकार का निर्णय होगा। कोई राज्यसभा का सांसद पूरे बिहार और देश को दे सकता है, लेकिन लोकसभा का सांसद सीमित क्षेत्र में। और मेरा कमिटमेंट सारण जिला है, और आज की तारीख में सारण जिला में 18,000 करोड़ रुपए का काम भारत सरकार और राज्य सरकार से चल रहा है। इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे अब इस बात समाप्त करना है। आप लोगों ने इतना समय दिया, लेकिन मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैंने किसी को गिरफ्तार करा दिया। मैं कोविड में देश ने देखा है कि बड़ा संकट का समय है, रुकने से, शांत रहने से ये प्रॉब्लम नहीं होता है। माननीय पूर्व सांसद जी को इतनी गंभीर बीमारियां थी, वो उसी बीमारी में अभी 15 दिन पहले शायद ऑपरेशन भी हुआ था, दुखद है। उसके बाद वो आरा भी चले गए, वहाँ झगड़ा कर लिया जा करके, वो छपड़ा भी चले आए, हमारे यहाँ भी झगड़ा कर लिया आ करके, कुछ केस मुकदमा भी हो गया है लगता है उनके यहाँ। वो PMCH में भी चले गए, डॉक्टर लोग NMCH में चले गए, वो आरा चले गए, वहाँ भी केस हो गया। आखिर में परिवार के लोगों को ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति इतना बीमार हो, जो गिरफ्तारी के बाद इतना अस्पताल चला जाए, उसको इस तरह से नहीं घूमने देना चाहिए, क्योंकि सबने कहा है कि, और कोविड वार्ड में घुस जाना, सब लोग परेशान। कोविड वार्ड में आप घुस करके फिर घर जाते थे, अपने परिवार को भी संक्रमित करते थे, अपने मित्रों को भी, अपने सिक्योरिटी को, इतने बड़े फोर्स लेके चलते हैं। ये नहीं करना चाहिए था आपको, आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया। और समाचार बनने के लिए, और आज आप इतने बीमार हैं, हमने किसी को नहीं जेल भेजा, हम ना जेल भेजने की क्षमता रखते हैं, और मैं कभी जीवन में किसी को कष्ट नहीं पहुंचा। लेकिन वहाँ से आप दरभंगा मेडिकल कॉलेज चले गए, और दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आपने अपने से एक बोर्ड बैठाया, और बोर्ड ने कहा कि इनको भी पटना भेजना चाहिए, PMCH में भेजना चाहिए था। बोर्ड ने तय किया, मरीज क्यों तय करेगा? बोर्ड ने तय किया इनको पटना भेजना चाहिए। आपने सुपरिटेंडेंट को लिख दिया कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर कल आपको कुछ हो गया, और उन डॉक्टरों का क्या होगा बेचारे, जिन्होंने कहा है कि इनकी स्थिति अच्छी नहीं है और इनको अच्छे उपचार के लिए आगे भेजना चाहिए, तो उन डॉक्टरों का क्या होगा उसको बताएं। तो इस प्रकार से आप कानून, मुझे बहुत चिंता है आपके स्वास्थ्य की, और मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ हो जाए और समाज में अच्छी भूमिका निभाएं, अपराध की दुनिया से बाहर निकले, और किसी को पीड़ा ना पहुंचाए, किसी को झूठ ना बोले, किसी को आपराधिक न कहे, किसी को गलत ना कहे। और पश्चाताप करने का समय है। उम्र में हर कोई आदमी को पश्चाताप, गलतियां सबसे होती हैं, पश्चाताप करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आरोप नहीं लगाना चाहिए, वो टिकता नहीं है। और एक बात कहूँ, मैं सबसे पहले आभार देना चाहूँगा, आपने सबको आरोपित किया। देश के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं कोविड में, बिहार के मुख्यमंत्री जिनको आपने बहुत कुछ खरी खोटी, बिहार के मंत्रियों को, सुशील मोदी जी को, बिहार के तमाम नेताओं को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपका क्या बिगाड़ा था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने जो ट्वीट पर कहा है वो मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। आपने भारत के स्वास्थ्य मंत्री को, आपने किसको छोड़ा है, आपने किसको बख्शा है? तो मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ कि, और मैं भारतीय जनता पार्टी के उस 20 करोड़ कार्यकर्ता और देशवासी और सभी पत्रकार, आप मुझसे सहमत नहीं होंगे
मेरा इसमें कोई भी तथ्य मैंने अभी जो रखा है, मैंने मन गलत नहीं है और प्रमाण के साथ नहीं है, मैंने सब बात सत्य का रखा है। क्योंकि कई बार आरोप लगाने के बाद वो टेम्पलेट बन जाता है जो पूरे जीवन आपके साथ चलता है। इस टेम्पलेट के कभी भी किसी को कोई ज़रूरत होगा और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने कार्यकर्ताओं को, सारण के कार्यकर्ताओं को, सारण जहाँ मुझे गर्व है अपनी जनता पर, मुझे गर्व है अपने सारण के लोगों पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, बिहार पर गर्व है। मुझे दुख होता है जब पूरी दुनिया में बिहार का नाम कलंकित होता है, अपराध की दुनिया में जाना जाता है, मुझे बहुत दुख होता है। मैं देश दुनिया में जाता हूँ, आप मुझ पर कोई भी आरोप लगा दे ठीक है, लेकिन बिहार को कलंकित मत करें, बिहार के उस चित्रण को समाप्त मत करें। बिहार एक ऐसा धरोहर है जिसने दुनिया को मार्ग दिखाया है, दुनिया को राह दिखाया है, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। अभी तो ऐसा लग रहा है कि बड़े सत्याग्रह में आप चले गए हैं, ये कोई सत्याग्रह नहीं था। अब कानून का अपना कार्रवाई करेगा, कानून का राज होना चाहिए और इसमें किसी राजनीतिक नेता का कोई हाथ नहीं है। मैं आभार व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी मीडिया के लोगों का, जो अगर आपको लगे मेरा बात ठीक है तो समझिए, प्रवक्ता तो मैं पार्टी का रहा हूं, लेकिन आज मैं अपना प्रवक्ता बन के बैठा हूं ताकि गलत विषय नहीं रह सके। सारण की जनता के प्रति समर्पित हूं मैं और मुझे गर्व है अपने लोगों के, अपने कार्यकर्ताओं जो इस गलत बयानी का उन्होंने जवाब दिया है, मजबूती से जवाब दिया है। मैं इस बात को फिर मैं फ्रंट फुट पर, मैं कोई अपोलोजेटिक नहीं हूँ इस विषय को लेकर कि मैंने कोई गलत नहीं किया है, इसलिए मुझे लगा कि आना चाहिए। एक बार आप सभी लोगों को बहुत जो भी सवाल हैं आप भेज दें, मैं कुछ लोगों का क्वेश्चन लेना चाहता हूं लेकिन ग्लिच के कारण वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, वो नहीं सवाल आ पा रहे हैं। तो फिर से एक बार पूरे बिहार के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेता डॉक्टर संजय जायसवाल, उनकी पूरी टीम, देश के नेता मिस्टर नड्डा और उनकी पूरी टीम, आप कोविड में लगे हैं, करोड़ों कार्यकर्ता सभी दल के, सभी पार्टी के लगे हैं। बुरा वक्त है, लोगों को एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, आरोप से बचना चाहिए और हमें विश्वास है कि ऐसी तमाम ताकतें आज आरोप प्रत्यारोप के रास्ते से छोड़ करके समाज के साथ जुड़ करके, बहुत घटनाएं हो रही हैं, बहुत करीब के लोग, बहुत परिवार के लोग, आज मुझे दुख, सबसे बड़ा दुख है कि मेरे जीवन के अच्छे 8 दिन जिसको मैं लोगों की मदद में अपने तरीके से करता रहता हूँ, छोटा ही करता रहता हूँ, मेरे 8 दिन इस पूरे प्रकरण में खराब हुए। बदनामी से मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन बदनामी के पीछे अगर कोई आधार हो तो ठीक लगता है। और बहुत सारे ऐसे पेपर कटिंग्स आए और विषय आए जिस पर मैं दूं तो घंटों चलना पड़ेगा आप सब लोगों का। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि ये अगर कोई गलत करता है तो तथ्यों का जाल इतना बड़ा है कि उसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। मेरे देश भर में लाखों लोग जो आज मुझे देख रहे हैं, मेरे मित्र वो जो जानना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने जानना चाहा उन सब के लिए प्रत्यक्ष रूप से है। मैं जो काम करता हूँ इस राजनीतिक काल के अंतिम समय में, 30 वर्ष के राजनीतिक जीवन के बाद मैं कुछ ले करके या संपत्ति बना के मैं समाज को वापस दे के जाना चाहता हूँ। जो मेरी ताकत है, ईश्वर की बड़ी संवेदना रही है, सब लोगों की संवेदना रही है और मैं किसी का बुरा नहीं, मैं आपकी स्वस्थ होने का कामना करता हूँ, आपके परिवार की भलाई चाहता हूँ। वैसे तमाम लोग जो इस प्रकार से हैं, मैं सबकी भलाई चाहता हूँ, उन गरीबों का और विशेषकर से जो आज ज़रूरतमंद है उनके साथ हम खड़े हो सकें। आप सबका, सभी पत्रकारों का, सभी मित्रों का, मीडिया प्रभारी, दिल्ली के मीडिया के लोगों का, संजय मयूख जी का, बलूनी जी का और सभी जो भारतीय जनता पार्टी के और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा और भी पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने स्पष्ट रूप से इस पूरे संज्ञान लिया, और मैं आप सबका और बिहार वासियों का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी डॉक्टर और जितने लोग स्वास्थ्य में लगे हैं उन सब का आभार व्यक्त करते हुए, देश दुनिया के लोग जो आज मुझे देख रहे हैं, आभार व्यक्त करते हुए फिर से आपको नमस्कार। बड़े दुखी मन से मैं ये प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। मुझे धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।